हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सर लेक्चरर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। अब हम जो चैप्टर 1 कूलाम का नियम और सदिश निरूपण पढ़ चुके हैं, उसके बाद का जो अगला चैप्टर है वो है वैद्युत फ्लक्स और गास का प्रमेय। ठीक है ना। यह एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 है, जिसमें हम गास का प्रमेय उससे जुड़े विद्युत क्षेत्र का मान हम ज्ञात करें। जैसे कि कूलाम बल से हम विद्युत क्षेत्र का मान निकाल रहे हैं, बिल्कुल ऐसे गॉस का प्रमेय का इस्तेमाल करके हम विद्युत फ्लक्स या उस क्षेत्र में उपस्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी निकाला जाता है। तो आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। क्या लिखा हुआ है जरा देखिए। तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को, मान लो कोई एक समान विद्युत क्षेत्र ऐसे, ठीक ना, ये विद्युत क्षेत्र एक समान ऐसे जा रहा है, ठीक है ना, किसी भी, तो इसके अगर लंबवत हम कोई पृष्ठ रख दे, जैसे मान लो ऐसे कोई खड़ा पृष्ठ रख दे इस टाइप का, ठीक ना, इस टाइप का अगर खड़ा पृष्ठ इस तरह से रख दे तो कितना विद्युत क्षेत्र निकला? 1 2 3 विद्युत क्षेत्र। यहाँ पर जो फ्लक्स का मान होगा क्या होगा? 3 होगा, ठीक है ना। तो अगर विद्युत क्षेत्र के, ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ गुजरने विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहा जाता है? विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। अगर मेरा कोई पृष्ठ ऐसे है, अब मैं विद्युत क्षेत्र ऐसे गुजर रहा हूँ, तो पूरा का पूरा विद्युत क्षेत्र इसमें से जाएगा, ठीक है। अगर यही चीज ऐसे मैं विद्युत क्षेत्र गुजारूँ, अब पृष्ठ ऐसे ही रहे, तो हो सकता है 2 3 ही जाए, बाकी कुछ अगल बगल से निकल जाए। लेकिन यही सतह अगर मैं ऐसे डालूँ और यही सतह मैं ऐसे रख दूँ, तो ऐसे ये निकल जाएगा। मतलब इस तरह से अगर जाए विद्युत क्षेत्र के लंबवत अगर क्षेत्रफल सदिश, तो क्या होगा? हमारा क्षेत्रफल जो होगा फ्लक्स का मान होगा 0 होगा, ठीक है ना। जैसे मान लो ये ऐसे है, हम ऐसे रख दें, ठीक है ना, तो कोई क्या होगा? सभी विद्युत क्षेत्र निकल जाएगा, तो फ्लक्स का मान क्या होगा? 0 होगा। मतलब क्या है कि अगर क्षेत्रफल सदिश, जैसे मान लो यह सतह रखा है, तो इसका क्षेत्रफल सदिश किधर होगा? इधर ही होगा। ये पूरा इसका क्या है? क्षेत्रफल सदिश है। और क्षेत्रफल सदिश क्या है? इधर ही दिशा में है। तो अगर क्षेत्रफल सदिश विद्युत क्षेत्र की ही दिशा में है, तो वहाँ पर जो फ्लक्स का मान होगा विद्युत क्षेत्र की संख्याओं को ही कहेंगे, ठीक है ना। तो जितनी भी निकलेगी उसको क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र की संख्या। जैसे यहाँ पे एक चीज देखिए, मैं दिखाता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास ये सतह है, ठीक है ना, तो ये सतह को मैं अगर ऐसे रखता हूँ, तो जितना ज़्यादा इसका क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल सदिश कौन सा है? ये वाला है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूंगा तो क्षेत्रफल सदिश कौन होगा? ये वाला। तो कहने का मतलब क्या है कि जिधर क्षेत्रफल सदिश होगा, जितनी भी बल रेखाएं गुजरे, वही उसका क्या होगा? फ्लक्स का मान होगा। तो फ्लक्स का मान 2 चीज़ों पर निर्भर करता है। एक में निर्भर करता है कि विद्युत क्षेत्र कितना ज़्यादा उस पृष्ठ से है, और दूसरा उस पृष्ठ का जो चौड़ाई होगी वो कितनी होगी, मतलब क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा। जैसे मान लो अगर मेरे पास बहुत सारा विद्युत क्षेत्र है ऐसे, अब मेरे पास क्या है? छोटा सा क्षेत्रफल है या, तो इसमें बहुत सारी ऐसे बल रेखाएं गुजारेंगे, तो जितना ज़्यादा विद्युत क्षेत्र का मान उस पृष्ठ उतना ही उसका फ्लक्स का मान होगा। फ्लक्स का मान क्या होगा? उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। लेकिन अगर विद्युत क्षेत्र ज़्यादा हो और पृष्ठ कम हो, तो एक ही पृष्ठ में अगर विद्युत क्षेत्र गुजारेंगे तो फ्लक्स मान ज़्यादा होगा। लेकिन यह पृष्ठ अगर विद्युत बल रेखाएं ऐसी जा रही हैं, विद्युत क्षेत्र ऐसी हैं, अब पृष्ठ को हम तनी बड़ा कर दे, क्षेत्रफल को बड़ा कर दे ऐसे, तो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा विद्युत क्षेत्र अंदर से इसके पास करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स का मान होगा। तो विद्युत फ्लक्स जो होता है, यानी कि फाई 2 बातों पर निर्भर करता है। पहला बात पर निर्भर करता है कि जो फ्लक्स होता है वो ई के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। क्यों होता है? कि जितना ज़्यादा ई होगा, फ्लक्स का मान क्या होगा? उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक ना। तो देखो इस छोटे से क्षेत्र में फ्लक्स ई का मान क्या ज़्यादा है, तो ज़्यादा है, तो इसका मतलब फ्लक्स का मान क्या होगा? ज़्यादा होगा। दूसरी बात क्या है कि ये क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि एरिया के, ठीक ना। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब अगर क्षेत्रफल हम बढ़ाते हैं तो विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। अगर क्षेत्रफल कम करेंगे तो विद्युत, देखो अभी क्षेत्रफल हमने छोटा रखा है, तो कुछ बल रेखाएं क्या अगल बगल से निकल जाएगी विद्युत क्षेत्र की। लेकिन वही विद्युत क्षेत्र उतने में अगर क्षेत्रफल उसका हम बड़ा कर देते हैं, छोटा सा न लेकर बड़ा ले दें, तो क्षेत्रफल बढ़ने सारी बल रेखाएं उसके अंदर से जाएंगी। इसका मतलब क्षेत्रफल बढ़ने से फ्लक्स का मान क्या होगा? अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर इसको हम समीकरण 1 बना देंगे और इसको हम समीकरण 2 बना देंगे। समीकरण 1 और 2 से जरा ध्यान देंगे तो देखोगे फाई ई जो होगा अनुक्रमानुपाती होगा ई और ए के, दिख रहा है ना। तो हमको पता है कि जब अनुक्रमानुपाती हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू आती है। तो यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी, हम ले रहे हैं कांस्टेंट वैल्यू ई ए कॉस थीटा,
ठीक है, क्या ले रहे हैं, ई ए कॉस थीटा। यहाँ थीटा क्या है, थीटा है विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का एंगल। ई और ए का कोण के बीच का कोण है। कहाँ कोण है, ई और ए के बीच का कोण है। तो देखो इस सतह का क्षेत्रफल सदिश किधर पड़ेगा, उधर और इधर। अगर मैं कह दूं कि ये गोला है, ठीक है, और इसमें से विद्युत बल रेखाएं से जा रही है, तो इसका क्षेत्रफल सदिश कौन पड़ेगा, इसका ठीक लंबवत। तो लंबवत का मतलब ये होता है कि ये पूरा गोला है ना, तो पूरा गोले का लंबवत ये है, ठीक ना, पूरा एरिया ये पकड़ के जाए। तो इनके बीच का जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्षेत्रफल हम क्या रखे हैं, वर्ग रखे हैं, तो ये रहा और इसका क्षेत्रफल ये रहा, ठीक है ना। क्षेत्रफल मतलब ऐसे पूरा यह क्षेत्रफल ही है, और क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र की दिशा में इधर और इधर है। तो विद्युत क्षेत्र हम इधर से इधर डाल रहे हैं, ठीक है ना, तो उतना उधर डाल रहे हैं, तो उसका जो क्षेत्रफल उधर ये पड़ रहा है। तो क्षेत्रफल और ई और ए के बीच का जो एंगल यहाँ पर बनेगा वो 0 अंश बनेगा। तो यहाँ पर अगर फाइव ई अगर cos 0 रखते हैं तो ई ए cos 0 अंश, और cos 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो ई ए हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ई ए हो जाएगा विद्युत फ्लक्स का मान। मात्रा की बात करें तो इसका मात्रा हो जाएगा न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ये इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। तो बस ये ध्यान देना, कोई भी अगर आपसे अगर पृष्ठ दिया हो, चाहे वो पृष्ठ गोलाकार हो, वर्गाकार हो, घनाकार हो, ठीक ना, तो उसमें से जितनी बल रेखाएं गुजरेंगी उतने ही फ्लक्स का क्या होगा, मान होगा, ठीक है ना, चाहे वो कैसा भी हमारे पास पृष्ठ दिया हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा, समझ में आया होगा। तो इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बात करें। चलिए नोट कर लिए। अब हम बात करते हैं कि फ्लक्स होते कितने प्रकार, कौन कौन से फ्लक्स होता है। देखिए फ्लक्स 2 टाइप के होते हैं, एक धनात्मक फ्लक्स होता है, एक ऋणात्मक फ्लक्स होता है। देखिए यहाँ पर जब कोई भी क्षेत्रफल रखते हैं तो हम क्या करते हैं कि विद्युत क्षेत्र से ही होकर जाता है, मतलब विद्युत क्षेत्र में ही रखते हैं। तो मान लो ये विद्युत क्षेत्र ऐसे जा रहा है, तो ये विद्युत क्षेत्र आ रहा है तो किसी ना किसी आवेश से आएगा, और जब ये इसमें से होकर जाएगा तो कहीं ना कहीं जाकर वो उसको मिलना ही है। तो जब वो कहीं से आता है, ठीक है ना, तो उसे क्या कहा जाता है, धनात्मक फ्लक्स का है। आज जब कहीं जाकर वो मिलता है तो उसे ऋणात्मक फ्लक्स कहा जाता है। तो इस बात को जरा देखिए तो कैसे लिखा हुआ है, धनात्मक फ्लक्स क्या है, किसी आवेशित पिंड से लंबवत बाहर निकलने वाली बल रेखाओं को क्या कहा जाता है, धनात्मक फ्लक्स कहा जाता है। जैसे मान लो मेरे पास ये आवेशित पिंड है, ठीक है ना, प्लस, तो इससे इसके लंबवत जो भी क्षेत्र ऐसे निकलेगा लंबवत, इसके ठीक लंबवत इस तरीके से, ठीक ना, तो यही क्या होगा, इसका धनात्मक विद्युत बल रेखा ठीक इसके लंबवत लिखेंगे तो क्या होगी, मतलब अगर ये विद्युत क्षेत्र ऐसे जा रहा है तो किसी ना किसी धन आवेश से ये निकल रहा है, ठीक है ना, और जब उसमें से होकर पृष्ठ से होकर जाएगा कहीं मिलेगा तो किसी न किसी ऋणात्मक फ्लक्स को बताया गया, ऋणात्मक आवेश की तरफ अट्रैक्ट होगा, मतलब एक तरफ से खिंचाव होगा तो एक तरफ से ढेकला होगा, ठीक ना। तो इसीलिए यहाँ देखो ऋणात्मक फ्लक्स में क्या रखा है, किसी आवेशित पिंड में लंबवत प्रवेश करने वाली बल रेखाओं को ऋणात्मक फ्लक्स कहते हैं। अगर धन आवेश से ये बल रेखाएं निकल रही हैं तो माइनस आवेश में क्या होगा, माइनस आवेश में ये क्या होगी, लंबवत प्रवेश करेंगे ऐसे, ठीक ना, दिख रहा है कुछ इस तरीके से लंबवत क्या होगी, प्रवेश करेंगे इस तरीके से। तो ये लंबवत कुछ इस तरीके पे, तो जो प्रवेश करने वाली बल रेखाएं होती हैं इनको ऋणात्मक फ्लक्स कहते हैं, और जो निकलने वाली बल रेखाएं धन आवेश से होती है उन्हें धनात्मक फ्लक्स कहते हैं, क्योंकि बल रेखाएं हमेशा धन से चलकर माइनस की ओर जाती हैं, ठीक ना। तो ये धनात्मक जो फ्लक्स और ऋणात्मक फ्लक्स है ये फ्लक्स के ही प्रकार हैं जो 2 टाइप का आपको देखने को मिलेगा। अब बात ये करते हैं कि अगर मान लो ऐसे कोई है तो इसमें से अगर बल रेखाएं ऐसे गुजर रही हैं, हम कहते हैं बल रेखाएं 5 गुजर रही है तो फ्लक्स का मान कितना होगा, 5 ही होगा। अगर इस पृष्ठ से बल रेखाएं 10 गुजर रही है तो फ्लक्स का मान 10 होगा। लेकिन यही पृष्ठ अगर ऐसे रख दें और कहते हैं 20 बल रेखाएं हम इधर से गुजार तो फ्लक्स का मान क्या होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र और इसका जो क्षेत्रफल सदिश पड़ रहा है वो ऊपर की तरफ विद्युत क्षेत्र ऐसे जा रहा है, तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन जा रहा है, तो फ्लक्स का मान 0 होगा। क्यों 0 होगा, जरा देखिए, जब हम फ्लक्स का मान निकालते हैं फाई ई तो क्या निकालते हैं, ई ए कॉस
थीटा। हमने बताया कॉस थीटा क्या है, ई और ए के बीच का एंगल। तो जब हम कोई क्षेत्रफल ऐसे रखता है, विद्युत क्षेत्र ऐसे जा रहा है, तो ये ऐसे इसका क्षेत्रफल क्या लंबवत है, तो इनके बीच का एंगल क्या बनेगा 90 डिग्री, ठीक ना, क्या बनेगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 90, यानी कि फाई ई जो होगा ई ए कास 90। कास 90 का मान सबको पता है क्या, तो 0 होता है। तो ई इंटू ए इंटू में 0, यानी कि ई ए मिलकर क्या होगा, फाई ई जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर विद्युत क्षेत्र हमेशा ऐसे जा रहा है, क्षेत्रफल से उसका लंबवत है ऐसे लंबवत, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, फ्लक्स का मान क्या होगा 0 होगा, ठीक है। तो आई बात समझ में, इसको नोट कर लिए, फिर इसकी सॉल्यूशन हम मिटा दें, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन जरा देते हैं, जरा देखते हैं कैसे आप लोग उसको जरा जवाब देते हैं, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर, हम आगे इसमें बात करते हैं। एक प्रश्न है, जरा देखते हैं कैसे जवाब देते हैं आप लोग, ठीक है ना। यहाँ पर हम लिखते हैं, ठीक ना, क्या है, एक घन के प्रत्येक फलक पर वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए जिसका विद्युत क्षेत्र ई जो है वह विद्युत क्षेत्र जो है ई, विद्युत क्षेत्र ई जो है इसका ई बराबर है ई नॉट आई, ऐसे विद्युत क्षेत्र क्या है ई बराबर ई नॉट आई। अब यहाँ पे ई नॉट क्या है, यह मानक विद्युत क्षेत्र है, ठीक है ना। तो और आई क्या है, आई आपको पता होना चाहिए कि जब इस तरह की कोई विद्युत क्षेत्र देगा तो आई जे के, तो इसको क्या वेक्टर सदिश कहते हैं। वेक्टर सदिश जब भी हम देखते हैं तो कुछ इस तरह से एक्स वाई और जेड कैसे होता है, मतलब सामने की तरफ होता है, तो हम इसको ऐसे बना रहे हैं, ठीक ना, ऐसे। तो ये मान लो आई हो गया, ये जे हो गया और ये के का, तो वेक्टर सदिश से ऐसे दिखा देंगे। तो हमको विद्युत क्षेत्र ई आई की तरफ दिखाना है, मतलब विद्युत क्षेत्र आई की तरफ दिखाना है, और हमको क्या रखना है, एक घन रखना है। तो घन हम रखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, घन कहाँ रहेगा यहाँ पर, ठीक ना। इस तरीके से हम घन रखेंगे, और घन को रखने के बाद हमको क्या करना है, इसके प्रत्येक फेस पर विद्युत फ्लक्स का मान निकालना है, ठीक है ना। तो इसमें कितने फेस है, 6 फेस है। मान लो फेस 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4, पिछला 5, आगे वाला 6, ऐसे, ठीक ना। हमको विद्युत क्षेत्र कैसे निकालना है, ई आई के, यानी कि आई की दिशा में, मतलब विद्युत क्षेत्र इधर से जा रहा है, इधर से, ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र इधर से गुजार रहा है, यह तो जाके इधर से निकलेगा यह आई की तरफ, ठीक ना। यह है इसका विद्युत क्षेत्र, ठीक, ई बराबर ई नॉट आई। तो हमसे करेंगे प्रत्येक फेस पर फ्लक्स का मान बताना है, ठीक है ना। तो कैसे बता, अगर मैं फेस 1 की बात करूं, फेस फलक 1 के लिए, तो फलक 1 के लिए अगर हम बात करें तो क्या है, इसको जरा देखिए। तो फलक, अगर विद्युत क्षेत्र इधर से इधर जा रहा है तो ये आपका फलक 1 है, ऊपर का ये वाला हिस्सा। अब विद्युत क्षेत्र आपका कैसे जा रहा है, ऐसे, तो देखो ये ऊपर का हिस्सा है टॉप का। अब विद्युत क्षेत्र अगर ये ऐसे रहता तो पूरा का पूरा विद्युत क्षेत्र इसमें जाता, लेकिन ये क्या है, ऐसे है। तो जब हम इधर से ऐसे गुजारेंगे तो इसके ऊपर या नीचे से क्या होगा, या नीचे से हम कहें विद्युत क्षेत्र अंदर ही गुजर रहा है, तो इसके फेस पर पड़ ही नहीं रहा, क्योंकि इसका फेस का जो क्षेत्रफल सदिश ऊपर की तरफ है। तो विद्युत क्षेत्र तो इसका इधर है, लेकिन क्षेत्रफल सदिश क्या है, इधर है इसका, ठीक है ना। तो विद्युत क्षेत्र क्षेत्रफल सदिश के इस फेस पर कितने का एंगल बनना है, 90 डिग्री का। तो यहाँ पर अगर मैं फ्लक्स की बात करूँ फाई ई, तो क्या होगा ई इंटू ए कॉस थीटा, और यहाँ पर ई थीटा क्या है, ई ए के बीच का एंगल जो कितना बना 90 डिग्री। तो फाई ई, यानी कि पहले के लिए हम फेस के लिए लिखा, इसको फाई 1 लगा देना इसके फेस का, तो फाई ई बराबर क्या होगा ई ए
cos 90 और cos 90 का मान 0 और 0 का गुणा ई में करेंगे तो क्या होगा 0। मतलब फ्लक्स 1 की अगर मैं बात करूँ तो उस पर फिर फ्लक्स 1 की बात करूँ तो उस पर जो फ्लक्स का मान होगा वो क्या होगा 0 होगा। तो ये बात समझ में आ गई। मतलब किसी भी अगर सतह पर हमको फ्लक्स का मान ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए तो उस सतह को विद्युत क्षेत्र के ठीक ऐसे रखना पड़ेगा, इस तरीके से। अगर ऐसे रख दो क्षेत्र पर सदिश को लंबवत, तब तो काम गड़बड़ हो गया, तो वहाँ फ्लक्स का मान कुछ नहीं निकलेगा। ठीक है, तो हमेशा ये ध्यान, विद्युत क्षेत्र अगर ऐसे विद्युत क्षेत्र ऐसे जाते ऐसे रख सकते हैं क्योंकि पूरा जगह, लेकिन वही चीज़ अगर ऐसे रख देंगे आप विद्युत क्षेत्र ऐसे गुजार है तो क्या होगा, इसमें से एक भी नहीं जाएगा फ्लक्स माने के, एक भी नहीं आएगा। तो यही चीज़ है। तो इस फेस पर क्या हो गया 0 हो गया। और इस फेस पर देखो क्या होगा, ये फेस ऐसे है और विद्युत क्षेत्र ऐसे डाल रहे हैं, दिख रहा है ना, ये फेस ऐसे है, विद्युत क्षेत्र हम ऐसे डाल रहे हैं, तो क्या हो रहा है पूरा का पूरा विद्युत क्षेत्र इसमें से गुजर रहा है, तो फ्लक्स का मान क्या होगा पूरा का पूरा, मतलब जितना विद्युत क्षेत्र गुजरा उतना ही फ्लक्स का मान। तो कितना होगा, अगर φ2 की मैं बात करूँ यहाँ पर φ2 तो क्या हो जाएगा E A cos, अच्छा इसके बीच में क्षेत्रफल सदिश तो इधर ही पड़ा है, अब विद्युत क्षेत्र इधर तो थीटा बड़ा, यहाँ पर कितना होगा 0 अंश, तो यहाँ पर φ2 जो हो जाएगा φ2 E A cos 0 अंश, कितना 0, का 0 का मान 1 होता है, यानी कि E A φ2 बराबर क्या हो जाएगा E A, ठीक ना, ये φ2 आ गया। अब इसी प्रकार से आप नीचे देखिए φ2 तो फ्लक्स का मान हो चुका है। अब यहाँ पर जो देखिए नीचे वाला फ्लक्स थर्ड की मैं बात करूँ तो ये ऐसे है, अब विद्युत क्षेत्र ऐसे जा रहा, तो इस फेस पर क्या होगा फ्लक्स का मान पता ही होगा, क्या होगा 0 होगा। लगाने की जरूरत है, सीधा cos थीटा बराबर क्या रखोगे 90, क्यों, क्योंकि ये ऐसे है, विद्युत क्षेत्र ऐसे है और क्षेत्रफल नीचे की तरफ है, क्षेत्रफल कहाँ है नीचे की तरफ है, तो जब नीचे है तो क्षेत्रफल इसका सदिश जो वेक्टर सदिश क्षेत्रफल का बनना हो DA या A का हो, ठीक ना, वो कहाँ बना नीचे, विद्युत क्षेत्र ऐसे जा रहा है, तो इन दोनों के बीच का क्या है 90, तो φ2 भी क्या होगा φ3 क्या होगा 0 अंश। इसी तरीके से बिल्कुल जब करेंगे ना φ2 क्या होगा φ3 0 अंश होगा। अब φ4 की मैं बात करूँ, φ4 ये दिख ही रहा है, तो φ4 में एक चीज़ का ये ध्यान देना है कि जब यहाँ पर फ्लक्स आपका है तो ये पृष्ठ है, दिख रहा है ना, तो इसका क्षेत्रफल सदिश क्या है ये है, दिख रहा है ना, ये इसका पूरा का पूरा क्षेत्रफल सदिश है और विद्युत क्षेत्र इधर से इधर जा रहा है, ठीक है, दिख रहा है ना। तो यहाँ पर जो फ्लक्स का मान, तो विद्युत क्षेत्रफल तो इधर पड़ा है, इसका क्षेत्रफल सदिश ये रहा, ये क्षेत्रफल सदिश है, ठीक ना, अब विद्युत क्षेत्र इधर जा रहा है और क्षेत्रफल सदिश इधर हो रहा है, तो एक दूसरे के बीच के कितने का एंगल बनेगा 180 डिग्री का एंगल बनेगा। कितना, क्यों, क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र इधर जा रहा है और क्षेत्रफल सदिश का A पर है, तो इनके बीच का जो एंगल थीटा है वो 180 डिग्री का बनना है। तो यहाँ पर जो फेस 4 पर जो फ्लक्स का मान होगा कितना होगा E A cos थीटा, थीटा जब क्या रखोगे 180, cos 180 का मान जो होता है क्या होता है -1, तो यहाँ पर -E A हो जाएगा, कितना हो जाएगा E A, ठीक बात है। तो यहाँ पर φ2 का मान क्या E है और φ4 का मान क्या हो -E है। अब देखो अगर मैं पीछे वाली, अब तो ये हो गया पीछे, यानी कि 5वें फेस और 6वें फेस की मैं बात करूँ तो 6वां फेस आपका सामने की तरफ है, अब विद्युत क्षेत्र ऐसे जा रहा है, तो इससे तो होकर जाएगा नहीं, क्योंकि इधर से जाएगा तभी तो हो पाएगा, तो ये जा रहा है अंदर की तरफ से, तो इस पर क्यों विद्युत बल रेखाएं बनी नहीं रही है, तो इसका मतलब इस फेस पर जो मान होगा वो क्या होगा 0 होगा। मतलब φ4 का मान फ्लक्स फेस 5 का जो मान होगा वो सामने की मैं बात कर रहा हूँ ना, तो φ6 कितना होगा 0 होगा, ठीक है ना। और इसी प्रकार पीछे वाले जो 5वां फ्लक्स फेस है उसका भी मान क्या होगा 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि पीछे वाला भी फलक कुछ आगे वाले फलक की तरह ऐसे ही है, अब विद्युत क्षेत्र इसके अंदर से जा रहा है, तो इसमें से विद्युत क्षेत्र एक भी नहीं गया, तो फ्लक्स का मान इस फेस पर क्या होगा 0 होगा, क्योंकि इसका क्षेत्रफल किधर पड़ा इधर, और अब विद्युत क्षेत्र इधर पड़ा है, तो क्षेत्रफल इधर पड़ा विद्युत क्षेत्र इधर पड़ा है, तो दोनों के बीच का 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है ना, जिसकी वजह से 90 डिग्री होने से क्या हो रहा है ये भी क्या होगा 0, यानी 5 जो होगा ये भी क्या होगा 0 होगा, ठीक ना। तो कुल अगर मैं इस घन में से पूरे का कैलकुलेशन करूँगी पूरे फ्लक्स का मान कितना होगा, तो पूरे घन के फ्लक्स का मान को क्या कर देंगे जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे, φ टोटल इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 प्लस φ4 प्लस φ5 प्लस
फाइव 6। तो जरा देखो तो फाइव टोटल कितना हो जाएगा, जरा 5 1 0 हो गया, 5 2 कितना है ये है, 5 3 कितना है 0 है, 5 4 क्या है माइनस ये है, प्लस ये 0 है, ये 0 है। तो ज़रा देखो तो 5 टोटल जो होगा यहाँ पर ई ए माइनस ई ए, और दोनों घट के क्या होगा 0, यानी कि 5 टोटल जो इस घन से होगा वो कितना होगा 0 होगा। आप पूछो कैसे, तो हमने अभी इसके पहले धनात्मक ऋणात्मक फ्लक्स बताया है। हमने क्या कहा था कि जितना फ्लक्स इधर से गुजर रहा है यहाँ से, तो ये तो अंदर प्रवेश करेगा ना, तो इसको क्या कहा जाए, धनात्मक फ्लक्स कहा जाए, सॉरी ऋणात्मक फ्लक्स। जब अंदर प्रवेश कर रहा है ना तो ऋणात्मक फ्लक्स, लेकिन इस पृष्ठ से ये निकल भी रहा है, तो जब ये पृष्ठ से निकल उस समय धनात्मक फ्लक्स होगा। तो हम कहें कि अगर इस इधर से -5 फ्लक्स प्रवेश कर रहा है और इधर +5 फ्लक्स निकल, कितना हो जाएगा जरा देखिए, तो -5e और +5e दोनों घट के क्या हो गया 0 हो गया। तो यही बात हम समझा रहे हैं कि किसी भी मूल बिंदु पर अगर कोई घन हो तो उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा 0 होगा। तो आई बात समझ में। तो इस तरीके से आप विद्युत फ्लक्स का मान निकालोगे किसी भी कंडीशन पे। तो बस ये ध्यान देना है आपको कि विद्युत क्षेत्र किधर है और क्षेत्रफल सदिश किधर है। तो इसको नोट करिए या स्केच डाल लीजिए। फिर आगे अब हम इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण भाग की बात करते हैं, जिसको कहा जाता है गॉस का प्रमेय। जी हाँ, गॉस का प्रमेय बिल्कुल उसी कूलाम बल की तरह ही है, जिससे कि हम किसी भी विद्युत क्षेत्र को निकाल सकते हैं। किसी एकांक पृष्ठ में या कोई भी पृष्ठ हमको लेकर विद्युत क्षेत्र अगर निकालना, विद्युत बल रेखा के माध्यम से या कूलाम के माध्यम विद्युत क्षेत्र निकालते हैं। ठीक ऐसे ही अगर हमको किसी भी निकाय में अगर विद्युत क्षेत्र निकालना हो तो वहाँ पर गॉस का प्रमेय बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि गॉस का प्रमेय जो होता है वो हमेशा बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है, खुले पृष्ठ के लिए गॉस का प्रमेय ये एक इसका फैक्ट है। फैक्ट यह है कि जब भी अगर कोई पृष्ठ लेंगे तो हम क्या लेंगे बंद लेंगे, और जब भी गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे तो हम क्या करेंगे बंद पृष्ठ ही लेंगे, जो एक तरह का काल्पनिक हम लोग मानेंगे। ठीक है ना। तो किसी भी बिंदु पर अगर विद्युत क्षेत्र निकालना हो तो गॉस का प्रमेय वहाँ पर लगेगा ही लगेगा। दूसरा लगता है उसी बिंदु पर हम डेफिनेशन से जो इसके पहले वाले टॉपिक्स में ठीक अभी कुछ ही जस्ट पहले फ्लक्स को पढ़ाए थे, तो वो परिभाषा के अनुसार फ्लक्स था। तो उस समय फ्लक्स क्या था, फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। ठीक है ना। तो ये डेफिनेशन के हिसाब से फ्लक्स बताएगा, क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र के हिसाब से फ्लक्स है। लेकिन ये जो फ्लक्स है ये गॉस के प्रमेय के द्वारा बताया गया। गॉस ने क्या बताया जरा देखिए, तो गॉस के प्रमेय के अनुसार क्या बोला गया है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है, एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यदि किसी बंद पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश क्यू हो तो उससे निर्गत विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्यू इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट गुना। यानी कि ये जो फ्लक्स का मान है ये गॉस ने दिया था। गॉस ने कहा था किसी भी अगर बंद पृष्ठ है, ठीक ना, और उसमें कोई भी आवेश है तो इससे निर्गत होने वाला जो भी किसी बंद पृष्ठ से गुजरना विद्युत फ्लक्स, मतलब जितना विद्युत क्षेत्र इधर से निकलेगा उतना ही फ्लक्स का मान होगा। अगर मैं कह दूं ये फुटबॉल है, बीच में एक आवेश है, तो चारों तरफ से क्या होगा विद्युत बल रेखाएं निकलेगी, तो फ्लक्स का मान क्या होगा 1/एप्सिलॉन, मतलब उस आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होगा। तो ये भी फ्लक्स का मान फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन, और ये भी फ्लक्स का मान है। तो ये जो फ्लक्स का मान है डेफिनेशन के हिसाब से, और ये फ्लक्स का मान है गॉस के प्रमेय के नियम के अनुसार है। तो दोनों फ्लक्स का मान मिलाकर हम क्या निकालते हैं, विद्युत क्षेत्र निकालते हैं। यही ई पता करना होता है। तो एक किन कंडीशन में पूछा जाता है उसको हम देखेंगे और एक एक करके पढ़ेंगे, और इसकी जानकारी आप तक हम पहुंचाएंगे बेहतर से बेहतर करके, जैसा कि आपको पूरे यूट्यूब में या इस तरह की चीज़ें आपको नहीं मिली होगी। ठीक ना। तो हर एक चीज़ को बारीकी, तो हमारे चैनल पर जल्द से जल्द जुड़ जाए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम बात करते हैं अगले टॉपिक पे, इसको फिलहाल नोट करके आप अब हम बात करते हैं गॉस का जो प्रमेय है वो कहाँ कहाँ लागू करना है। तो देखिए गॉस प्रमेय की कुछ विशेषताएं हैं, वो क्या क्या है, ज़रा यहाँ पर 5 भाग में इसको हमने करके लिखा, क्या क्या विशेषताएं हैं।
कि गॉस का नियम केवल उन्हीं क्षेत्रों के लिए लागू होता है जो कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। मतलब जहाँ कूलाम का नियम लगता है वहीं पर क्या कर सकते हैं, उसी को गॉस का प्रमेय के लिए हम अप्लाई कर। लेकिन दिक्कत यह है कि कूलाम का नियम खुले क्षेत्र के भी लागू कर सकते, लेकिन इसके लिए हमेशा बंद क्षेत्र ही लिया जाता है। तो इसके लिए क्या लिखा गया जरा देखो तो, गॉस का नियम निर्वात और माध्यम दोनों के लिए, मतलब हवा में भी गॉस का नियम लागू हो सकता है। हवा में अगर कोई वस्तु रखी गई है उस पर विद्युत क्षेत्र निकालो तब भी गॉस का प्रमेय लगेगा, फ्लक्स का मान निकालो तब भी लग सकता है। अगर वो किसी माध्यम में, जल में, कांच में रखा हो तब भी वो हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान या गॉस का प्रमेय लगा सकते हैं, ठीक है ना। फिर क्या तीसरा कंडीशन में कहा गया है, गॉस का नियम बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है, पृष्ठ के बाहर से कोई मतलब नहीं होता है। अगर कोई बंद पृष्ठ है मेरे पास, वो पृष्ठ मान लो ऐसा हो, वो पृष्ठ मान लो ऐसा हो, वो पृष्ठ मान लो बेलनाकार हो, ऐसा भी हो, तो कोई भी अगर हम परिमेय, अगर कोई आवेश रखते हैं इसमें, ठीक ना, तो इसके अंदर से ही मतलब होता है, यानी कि पृष्ठ के लिए लागू होता है, पृष्ठ के बाहर से कोई मतलब इसके बाहर कोई मतलब। अगर इसका मैं कूलाम के नियम का कहूँ तो फाई ई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, इसके लिए भी फाई ई जो होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, और इसके लिए फाई ई जो होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। सबके लिए फ्लक्स का मान क्या गॉस के प्रमेय के अनुसार अलग अलग होगा, लेकिन ये बंद पृष्ठ के लिए ही लागू होगा। अगर बाहर कोई आवेश है तो उससे मतलब नहीं है। फिर क्या लिखा है, गॉसियन पृष्ठ एक बंद काल्पनिक पृष्ठ होता है। जैसे मान लो अगर हमको इसके बाहर कोई विद्युत क्षेत्र निकालना है, मान लो कोई आवेश अगर रख भी दिया गया है, विद्युत क्षेत्र निकालना, तो इसको गॉसियन काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ के अंदर कर लेना। ऐसे इसके बाहर कोई विद्युत क्षेत्र निकालना है तो इसको क्या करेंगे, गॉसियन पृष्ठ के अंदर कर लेना। वो कैसे करेंगे वो बात की बात है, हम आगे टॉपिक्स में पढ़ेंगे, ठीक ना। तो गॉसियन पृष्ठ आपका गोलाकार हो सकता है, बेलनाकार हो सकता है, घनाकार हो सकता है। गॉसियन पृष्ठ कैसा भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जरा ध्यान, जब भी गॉसियन पृष्ठ और रखे तो एक काल्पनिक और रेखा होती है, काल्पनिक पृष्ठ होता है, ठीक है ना। फिर क्या बोला पांचवें कंडीशन में, किसी बंद सममित वस्तु के केंद्र पर आवेश Q स्थित हो तो उसके आधे पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है, आधा होता है, यानी फाई E2। जैसे मान लो ये मेरे पास एक फुटबॉल है, तो इस फुटबॉल में हमने क्या किया है, आधा इसके केंद्र पर कोई आवेश यहाँ पर रखा हुआ है, हमने क्या किया, आधा इसमें से काट कर हटा दिया है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आधा कट गया है तो इसका फ्लक्स का मान भी क्या होगा, आधा, क्योंकि यह सममित है। किसी बंद सममित वस्तु, सममित का मतलब आधा आधा समय है। अगर इसमें कोई आवेश है तो विद्युत क्षेत्र चारों तरफ से बराबर निकलेगा, तो आधा जब निकल गया तो हमको किससे मतलब, बंद पृष्ठ से, खुले पृष्ठ से कोई मतलब है नहीं। तो ये जो अगर विद्युत क्षेत्र इधर जा रहा है इसका, तो इधर तो हमने क्या किया, काट कर निकाल दिया, तो इधर विद्युत क्षेत्र से कोई मतलब है नहीं। मतलब किधर है, नीचे वाले से। तो नीचे कितना जाएगा, मान लो आधा ही कट करेगा तो विद्युत क्षेत्र घट गया, तो फ्लक्स का मान कितना होगा, विद्युत क्षेत्र ये आधा होगा तो फ्लक्स का मान भी आएगा। जैसे हम कहते हैं कि इन पूरे में से शॉर्ट हो जा रहा है विद्युत क्षेत्र, 100 पूरे गोले में से, मान लो काटे नहीं, इसको पूरा मिलाए रखें, तो हम अगर बीच में कोई आवेश रख दे तो उधर चारों तरफ से क्या होगा, विद्युत क्षेत्र ऐसे निकलेगा चारों तरफ से, तो शॉर्ट होगा। अगर विद्युत क्षेत्र चारों तरफ से निकल रहा है तो हम कहेंगे भाई फ्लक्स का मान 100 होगा। लेकिन जब हम आधा इसको कर देंगे, मतलब इधर से ऊपर से वाले फुटबॉल को काट कर निकाल दिए, तो अब क्या कहेंगे, तो ऊपर वाला अगर मान लो 50 या जितना भी जाए, तो जितना हिस्सा नीचे उतना हिस्सा ऊपर से हमने काट कर निकाल दिया है, तो फ्लक्स का मान क्या होगा, आधा हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल आधा हो जाएगा, क्षेत्रफल आधा हो जाएगा और विद्युत क्षेत्र का मान भी क्या होगा, आधा। तो इसलिए यहाँ पर जो फ्लक्स जो होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट को क्या होगा, आधा हो जाएगा। तो ये जरा ध्यान है, गॉस का नियम क्या कहता है, किसी बंद सममित पृष्ठ अगर सममित है, एक बराबर से उसमें विद्युत क्षेत्र निकल रहा है, तो उसके केंद्र पर कोई भी आवेश स्थित हो तो उसके आधे पृष्ठ से संबंध, मतलब आधे पृष्ठ, आधा तो निकाल दिए, आधे पृष्ठ से संबंध जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, आधा होगा। तो आई बात समझ में, तो इसको नोट कर लीजिए, इसके लिए शॉर्ट लीजिए। इसका जो अगला वीडियो होगा मैं कल बनाऊंगा। तो फिलहाल जो लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार और दुलार दें, लाइक और सब्सक्राइब करके। थैंक यू।